जमीयत मौलाना फजल रहमान। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है। चंद दिन उनको खुश होने दें, कुछ बयान नहीं करने दें। मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। और अब खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया, ये जाली है। मौलाना आ रहा है। यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो आपका पाकिस्तान है। हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही। महंगाई है, लोग परेशान हैं। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो। जहाँ पे कि पीटीआई हारी है, वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। जो महंगाई जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसके असरात ज़ाहिर है कि हम पे पड़े हैं। पाकिस्तान है जिसने ये देखा, ये इजाफा कीमतों के अंदर, तो वो ऐसा नहीं हुआ तो तमाम दुनिया के अंदर हुआ। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही वजह है, और मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने महंगाई, आटे, चीनी और तेल बहरान के नोटिस के बाद बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त का भी नोटिस ले लिया है। आज उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की हैं और फिर उसका खुमियाजा भुगता है। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब एक कलीदी सबब था। वजीर आजम का मजीद कहना था कि अब से मैं केपी के समेत दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीकी हिकमत अमली की बजाते खुद निगरानी करूंगा। तहरीक इंसाफ मजीद कुव्वत के साथ उभरेगी। वजीर आजम इमरान खान की इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर स्किपर का ट्रेंड शुरू हो गया है। कप्तान के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के जरिए पार्टी कायद के साथ इजहार यकजहती कर रही है। वजीर आजम या उनकी पार्टी पर जब जब मुश्किल वक्त आया है, पीटीआई की जानिब से यकजहती का ट्रेंड चलाया गया है। यही ट्रेंड पार्लियामान से एतमाद का वोट लेते वक्त भी चलाया गया, इत्तेहादियों से नाराजगी के वक्त, और जब जब हुकूमत के लिए मुश्किल घड़ी आई, खिलाड़ियों ने इस ट्रेंड के जरिए यकजहती का सबूत दिया। जहां पेशावर समेत अहम अजला और पीटीआई का गढ़ समझे जाने वाले शहरों में पीटीआई के हाथों से मेयरशिप चली गई है। पीटीआई की जानिब से 3 बयानिए आवाम के सामने पेश किए जा रहे हैं। पहला बयानिया जो आवाम के सामने पेश किया गया वो महंगाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और खुद वजीर आजम ने आवाम को बार बार बताया कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ही पाकिस्तान में महंगाई की वजह है, लेकिन आज फिर हुकूमत की जानिब से बयानिया जारी किया जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई तहरीक इंसाफ को ले डूबी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर एक और बयानिया पार्टी की आदत में मौजूद बहस है। यह बयानिया खुद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से दिया जा रहा है और वो ये बयानिया टिकटों की तकसीम और पार्टी में अंदरूनी लड़ाइयाँ शिकस्त की वजह बनी है। ये बयानिया दरअसल है क्या, सबसे पहले वो आपके सामने रखता है। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही वजह है, और मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही। महंगाई है, लोग परेशान हैं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 महीनों के अंदर महंगाई को कम करें। इस पे पूरा फोकस किया जा रहा है और इमरान खान को इस चीज का एहसास है। तहरीक इंसाफ वो मुकाबला तहरीक इंसाफ थी, जिसकी वजह से तीसरा फरीक जो है तो वो जीत गया। लेकिन अभी दूसरे मरहले में ज़ाहिर है बापमत अमली का हम जायजा ले रहे हैं। इंशाल्लाह जो दूसरा मरहला होगा उसमें इंशाल्लाह स्वीप। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई तो उसने तो असर तो डाला है। इसने ये भी, अगर उस लिहाज से आप देखते तो हमें तो एक सीट भी नहीं जीती चाहिए थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों को इस चीज का एहसास है। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था, तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। अगर ये साहब जो भी कि वो कहते हैं मैंने पैसे या उस चीज के लिए किया है, तो ये बहुत अफसोसनाक है। अगर डिप्टी स्पीकर साहब अपना गांव हारे हैं, अपना यूनियन काउंसिल हारे हैं, वो मेरी वजह से हारे हैं। आप हारते क्यों हैं? आप इसलिए हारते हैं अगर हम गरीब बंदे को उसको आटा, चीनी, घी, तो उसको दवाइयां नहीं मिलेंगी और वो महंगी हो जाएंगी, तो वो कैसे फिर रहेगा? अब जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत अपनी गलतियों की वजह से बार बार एक्सपोज हो रही है, तो इन्हीं गलतियों पर चोट ऑपोजिशन कर रही है और ना सिर्फ इन गलतियों पर तनकीद की जा रही है, बल्कि इन गलतियों को भरपूर इस्तेफादा भी किया जा रहा है। इन गलतियों से इस अपॉर्चुनिटी बनाकर कैपिटलाइज करने की कोशिश भी की जा रही है। आज मरियम नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौका पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर खूब लफ्जी गोलाबारी की है। वो क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है।
अल्लाह ताला का कोई खौफ है खुदा का? मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी कि इनको पता था कि लाहौर की गलियों में जब पीटीआई निकलेगी तो लाहौर के लोग बड़े सैवी हैं, वहाँ पर इनको हेलमेट्स पहन के जाना पड़ना था, तो वो बड़ा उन्होंने आफियत समझी कि टेक्निकल बहाना करके निकल जाएं। खानेवाल का इलेक्शन हुआ है और केपी में अपने घर में, जिसको ये अपना फोर्ट कहते थे, जिसको ये अपना घर कहते थे, उसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के शहर शहर, गली गली, महल्ले महल्ले से, हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ आए हैं, इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो उसके बोझ तले खुद दब गया है और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका कोई सर्वाइवल है। अब मरियम नवाज पीटीआई उम्मीदवारों को हेलमेट पहनने का मशवरा दे रही हैं। जहां मरियम नवाज ने हेलमेट पहनने का मशवरा दिया है, वहीं कैप्टन सफदर ने भी आज एक दावा किया है। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखता है। देखो, आजकल इमरान खान गुनगुना रहा है, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। तो ये फिर इमरान खान से पूछे किसने आपको सहारा दे के छोड़ा है। मगर आजकल उनकी जेब में एक तावीज़ है जो उन्होंने दिल से लगाया हुआ है, उसके ऊपर कहते हैं कि एक साइन है किसी डॉक्टर का, और कराची का मशहूर दांतों का डॉक्टर है, दांत साज डॉक्टर का। अल्लाह जाने वो तावीज़ में क्या है, अब वक्त आने पर वो निकालेगा ज़रूर। कैप्टन सफदर बिटवीन द लाइंस कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम लाइन यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं है। वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि शायद जो सपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को हासिल थी वो सपोर्ट अब मौजूद नहीं है। वो अंपायर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ नहीं है, मुख्तदर हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ नहीं खड़े हुए। इस बात में किस हद तक सदाकत है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के बाद बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं और आज कुछ सवालात खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी उठाए हैं और इस हवाले से वो दिलगिरफ्ता दिखाई दिए हैं। जो जमीयत उलमा इस्लाम फे की विक्ट्री है केपी के अंदर, उस पर वो क्या तबसरा करते हैं, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। ज़ाती तौर के ऊपर तो बड़ी मुझे मायूसी हुई है, क्योंकि इस तरह की जो जमातें हैं वो एक रिट्रोग्रेसिव सोसाइटी की अलामत है और इस चीज़ की अलामत है कि पाकिस्तान में सब कुछ सही नहीं है और एक सोसाइटी में एक ऐसे लोगों को इक़्तिदार मिलता है जो कि ख़वातीन के हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, जो कि आप समझें कि आज़ादियों के ख़िलाफ़ हैं और जो एक मजहबी तौर के ऊपर मुतशद्दिद पॉलिसीज़ के हामी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का जो जिस किस्म का इन्होंने 2002 में भी आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने तालीम को तबाह कर दिया था, इन्होंने फाइनेंस को तबाह कर दिया। सो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। ना सिर्फ ये कि बल्कि इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट करते हुए भी ये बताया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतबादिल जमीयत उलमाए इस्लाम फे है तो फिर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फ़िक्रिया तो है। यानी उनका हदफ तनकीद इस वक्त JUI फे दिखाई दे रही है। तो JUI फे के मरकजी रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले इस पर उनका रद्द-ए-अमल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ हमदुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने यकीनन फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट सुना होगा। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि एक ऐसी जमात KP में आई है और उसे कामयाबी मिली है कि जिसको शायद होना ही नहीं चाहिए था, वैसे जमात जिसका वजूद ही नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो इस पर कोई कमेंट करना चाहें आप? देखिए, एक तो बदकिस्मती ये है कि फवाद चौधरी हो या जो भी हो उसके बयानात पर हम रद्द अमल भी देते हैं, लेकिन आप लोग उसको चलाते नहीं है। मैंने आपके तमाम चैनल्स को फवाद चौधरी के जो बयान जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में उन्होंने जारी किया है उसका रद्द अमल मैंने दिया है। अब मैं दोबारा फिर बात करूँ कि अनोखी बात मुझे बार बार दोहराना है। देखिए, फवाद चौधरी की बात को हम इतनी सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी की हैसियत पाकिस्तान की सियासत में एक खाना बदोश की हैसियत है। मुझे बताएगा कि KP के बल्दियाती इंतखाबात में आप समझते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे समेत जो तमाम तरह अपोजिशन जमातें हैं उनको इवन प्लेइंग फील्ड मिला? देखिए, मेरी बात सुनिए, जमीयत उलमा इस्लाम ये समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा में खैबर के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने जमीयत पर एतमाद किया। उनको ये यकीन हुआ कि जमीयत का और PDM का जो बयानिया है ये बिल्कुल ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा हो या वफाक हो, PTI की हुकूमत मुसल्लत की गई थी, ये RTS की बरकत थी, उसकी मरहूनी मिन्नत ये मुसल्लत की गई जब RTS बैठ गया। अगर RTS 2018 में न बैठता तो यही नतीजा आता कि PK में जो आज यानी KP के बल्दियाती इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर आपको कोई शक नहीं है? नो, मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी बल्दियाती इंतखाबात में गांधी जी भी
वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी का बेतरीक इस्तेमाल हुआ। अली अमीन गंडापुर की आपके सामने है, परवेज खटक नौशहरा में आपके सामने, असद कैसर आपके सामने है, गवर्नर शाह फरमान, लेकिन इसके बावजूद नताइज आपके हक में रहे हाफिज अब्दुल्ला साहब, नताइज जमीयत उलमा इस्लाम फे के हक में रहे, और फिर कुछ लोगों का ख्याल ये है वो इसलिए रहे कि उन्होंने तो कोशिश की दांजी की, लेकिन आवाम ने उसका रास्ता रोका। आवाम ने, वरना अगर वो दांजी में कामयाब होते तो फिर और रिजल्ट होता। अगर ये दांधी न करते तो उनके पूरे सूबे में 14 सीटें। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि अब जो अवाम ने रास्ता रोका है, 2018 में अवाम रास्ता रोक नहीं पाए थे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि खित्ते के तनाजुर में मौलाना फजलुर रहमान एस्टैब्लिशमेंट के लिए बेहतर ऑप्शन है। आप इससे एग्री करते हैं? बस ये कि एस्टेब्लिशमेंट का है, एस्टेब्लिशमेंट अब तो भी खिलाड़ी और कप्तान और एम्पायर सब कहते हैं एक पेज पर है ना, तो एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है हमारे साथ? अगर हमारे साथ होता एस्टेब्लिशमेंट तो पूरी खैबर पख्तूनख्वा में ये एक नशिस्त भी न जीत सकते, एक भी न जीत सकते। ये कुछ भी जीता है ये सरकारी वसाइल और हुकूमती ताकत और नोट की ताकत को इस्तेमाल करके धांधली के नतीजे में मंसूबे के तहत ये कुछ जीत चुके हैं, लेकिन वरना ये कुछ भी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि लोगों को यकीन हुआ कि ये सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडे और तकरीर की बुनियाद पर और हाफिज अब्दुल्ला साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने भी जो है वो मुबारकबाद उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पूरी पार्टी को ये कहेगा कि पीडीएम भी कोई इंतखाबी अलायंस बना सकती है मुस्तकबिल में, ऐसा सोच रहे हैं? देखिए, मैंने बयान जारी किया। मरियम नवाज को हम दिल्ली तहेदी से उनका मशकूर है, उन्होंने एक जमहूरी रवायत का तकाजा पूरा करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब को जमीयत को मुबारकबाद दी। लिहाजा ये जमहूरियत की फतह है, ये पीडीएम की फतह है कि पीके ने जमीयत की जीत, और इंशाअल्लाह मरियम नवाज को और पीएमएलएन को हम ये यकीन दिलाते हैं कि पीडीएम की प्लेटफार्म से आने वाले अगले मरहले खैबर पख्तूनख्वा में और अगले पंजाब में भी पीटीआई को इबरतनाक और शर्मनाक शिकस्त देंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि आने वाले वक्त में अलायंस होगा, पीडीएम अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंची है कि हमने इस तहरीक को जो पीडीएम की प्लेटफार्म से जारी है इसको अलायंस में तब्दील करेंगे। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एक बार ज़ेर बहस आया है। ठीक है, यानी आप ये समझते हैं कि जो खित्ते में तब्दीलियां हो रही हैं उससे मुल्क की सियासत में भी कोई तब्दीलियां तो होंगी आने वाले दिनों में, और पीडीएम आने वाले दिनों में कोई इंतखाबी इत्तेहाद भी बना सकती है। जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो इंतखाबी इत्तेहाद में भी बदल सकता है। ये हो सकता है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत, क्या उसे इदराक हो गया है कि उसने गलतियां की हैं, और अगर ये इदराक हो गया है कि गलतियां हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार है? बात करेंगे। इस वक्त रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, खानेवाल का हालिया बाई इलेक्शन हो उसके अंदर नाकामी, NA 133 के अंदर जो गलती हुई वो आपके सामने है। अब केपी के बाई इलेक्शंस के अंदर के नाकामी के बाद बहुत सारी गलतियों की बात हो रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक हो गया कि आपका दुश्मन और कोई नहीं है बल्कि आपकी अपनी मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस है? मैं समझता हूँ कि इसमें बैड गवर्नेंस तो नहीं है, ये आप कह लें कि टिकटों की गलत तकसीम बदल कहा जा सकता है, और तंजीम में आप कह लें कि कहीं ना कहीं लूप होल्स या हैं, गैप्स मौजूद हैं कि लोग अपने अपने जो कुर्बो जवार कह लें या फैमिली कह लें, दोस्त कह लें, कि वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा ख्याल रखा है, किनशिप ज़्यादा की है, और यू कैन से कि इसमें मेरिट पे टिकटें कम तकसीम हुई हैं। सर दिस इज वन ऑफ द रीजंस, लेकिन आपके अपने लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी वजह महंगाई है। मैं समझता हूँ कि महंगाई का जो हमारा बयानिया है वो लोगों ने बाय किया, सच्ची बात है। वो लोग समझते हैं कि इट्स इंटरनेशनल, इट्स नॉट ड्यू टू अस, और ये जो मतलब हमने निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया है, क्योंकि इस वक्त देखें जो सोसाइटी के ओपिनियन मेकर होते हैं ये लोग तकरीबन को 15 से 20% होते हैं, और वो 15 से 20% लोगों में से जो अक्सरियत है आपकी वो समझती है इस बात को कि इट्स नॉट लोकल, इट्स एन इंटरनेशनल थिंग, और जो है उसका इम्पेक्ट हम पे भी आ रहा है। लिहाजा वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू है आपका कि अगर जो पीटीए का वर्कर है, पीटीए के वर्कर की प्राइड ये है कि वो गुलाम नहीं है किसी का,
उसने हर सूरत किसी को सपोर्ट नहीं करनी, वो मशरूत, वो मौक़िफ़ की सपोर्ट करता है, वो अच्छाई की सपोर्ट करता है, वो गलत काम करेगा तो सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके अपने वर्कर ये समझ रहे हैं, आपके अपने वर्कर ये समझ रहे हैं कि आपकी जमात अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और फिर उसके बाद आपके अपने अरकान सूबाई और कौमी असम्बली ने कहा कि हमारी हार की एक बहुत बड़ी वजह महंगाई है, बढ़ती हुई महंगाई है। ये कोई कॉमनर नहीं कह रहा, आम आदमी नहीं कह रहा, आपके तनकीदी नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपकी अपनी जमात के लोग कह रहे हैं। देखें, ये वही लोग हैं जिन्होंने टिकटें अपने आप को दी हैं। देखें, सिंपल सी, मैं थोड़ी डिफरेंट बात करूंगा। ये वो लोग हैं कि जिन पे बात अपने आप पे आ रही है, तो अपने आप को वो इसे एग्जानोरेट करना चाह रहे हैं महंगाई पे डाल के। महंगाई इशू नहीं है, महंगाई जो है ये सेकंड इशू है। मेन जो बात बनी वो टिकटों की गलत तकसीम है। महंगाई का बयानिया मैं कह रहा हूँ कि जितने ओपिनियन मेकर है इस मुल्क में 20 से 25% ज़्यादा ओपिनियन मेकर नहीं होते। ओपिनियन मेकर को पता है। और देखें, हमारे मुल्क का 1 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, 1 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। इस मुल्क के लोगों को काफ़ी सारी परसेंटेज है जिनको इकनॉमिक्स की शुद्ध बुद्ध है। सारों को पता है कि महंगाई इट्स इंटरनेशनल फिनोमेना, इट्स ए ग्लोबल फिनोमेना। लेकिन जीवा साहब, आपकी जमात ने हालिया कुछ दिनों में गलतियां की हैं, और गलतियों से सीखा नहीं है बल्कि गलतियां दर गलतियां की हैं। और अब यूं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसी जमात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर, वैसी हुकूमत भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़ी हुई है, क्योंकि इसको कैपिटलाइज करने के लिए आपकी गलतियों को ऑपोजिशन बड़े भरपूर तरीके से तैयार है, उनके लहजे में भी एतमाद झलक रहा है। देखें, वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी स्टेट ऑफ डिनाइल में है। वो समझते उनको इतनी बार कह चुके हैं और वो तय करके कह चुके हैं कि हमारा जो मैंडेट है वो असली नहीं है। ये जो स्टेट ऑफ डिनाइल है, इसने उनको आज तक काम नहीं करने दिया। जो वो 3.5 साल से जलील हो रहे हैं हमारे हाथों, 3.5 साल से जो कुछ कर नहीं पा रहे, उसकी बुनियादी वजह यही है। देखें, आज भी नून लीग और PTI पीपल्स पार्टी, ये 2 बड़ी जमातें हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों का सफाया हो गया KPK से। सफाया क्यों हुआ? वो स्टेट ऑफ डिनाइल में है। नहीं, लेकिन वो हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जमात को, मौलाना फजलुर रहमान को कुछ भी कह ले, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं KP के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए। और आज इसका इजहार फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी गुफ्तगू के अंदर किया है, और वो तो डर भी रहे हैं शायद मौलाना फजलुर रहमान से। वो कह रहे हैं कि अगर PTI की रिप्लेसमेंट मौलाना फजलुर रहमान की जमात है तो फिर यकीनन लम्हा फिक्री है। देखें, ये राय है उनकी। अपना फवाद चौधरी साहब की, फवाद चौधरी साहब आपको पता है लिबरल आदमी है। तो लिबरल आदमी के सामने इस तरह के इतने थोड़े पढ़े लिखे लोगों का, इतने आप कह लें कि हार्ड कोर जिसे कहते हैं, वो लोग जो मॉडर्न दुनिया के साथ चल नहीं सकते, प्रोग्रेसिव दुनिया के साथ चल नहीं सकते, उन लोगों का सामने आना फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों का के लिए आप कह लें कि खतरे वाली बात है। हर पढ़ा लिखा बंदा, हर प्रोग्रेसिव माइंड का आदमी, हर ऐसा बंदा जो दुनिया के साथ एंगेज समझते अपने आप को इंटरेक्ट करता है। 2002 के अंदर जितना भारी मैंडेट मजहबी सियासी जमातों को मिला, यकीनन इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन इस वक्त वो हालात पैदा हो रहे हैं कि अगर PDM इंतखाबी अलायंस के अंदर बदल जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा, और उसके बाद आपको सोचना तो पड़ेगा। मतलब क्या आप इन लाइंस पर सोच रहे हैं कि अगर PDM अगर इंतखाबी अलायंस के अंदर बदल जाता है तो फिर 2023 के इंतखाबात की नताइज बड़े खौफनाक हो सकते हैं आपके लिए? नहीं, वो इंतखाबी अलायंस में बदल नहीं सकता। देखें, इसमें फ्रैंकली वजह क्या है उसकी कि ANP आप कह लें तीसरी बड़ी जमात है वहाँ पे इस वक्त सामने आई, पहले भी है। तीसरी बड़ी जमात जो कभी भी मौलवी के साथ जाती नहीं है। फिर आप कह लें कि वहाँ पीपल्स पार्टी मौलवी के साथ नहीं जाती, फिर PTM मौलवी के साथ नहीं जाती, फिर वहाँ पे आफ्ताब शेरपाव नहीं जाता है। जितनी जमातों के आप नाम ले रहे हैं ये तो PDM के अंदर नहीं है, डिफरेंट है। ये पीपल्स पार्टी ऑलरेडी PDM में नहीं है, ANP PDM का हिस्सा नहीं है। मैं तो PDM की 8 जमातों के अलायंस की बात कर रहा हूँ। उनके पल्ले कुछ नहीं है, वो फारग है। वहाँ मुस्लिम लीग नून का क्या वोट है? कुछ भी नहीं उनके पल्ले। वहाँ पे आप पहले जमात इस्लामी का वोट के कितना सामने नहीं, लेकिन जीवा साहब मैं तो इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर मरकज के अंदर इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ। वो पंजाब हो, वो बलूचिस्तान हो, वो फिर KP हो, वो सिंध हो। तो आम इंतखाबात 2023 वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उतने सादा तो नहीं होंगे जैसे पहले थे। नहीं, उसमें आप कह लें कि ये बिल्कुल आप कह लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं होता। लेकिन बेसिकली सारों की अपनी अपनी अलग-अलग जो अनफॉर्चुनेट है वो यही है कि हमारे लिए चलो फॉर्चुनेट कह लें, लेकिन मुल्क के लिए अनफॉर्चुनेट है कि सारों के अलग-अलग बेल्ट हैं।
जहाँ फजल रहमान के वोट हैं बलूचिस्तान के जिन सरहदी इलाकों में, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून नहीं है। जहाँ पे फजल रहमान के वोट हैं केपी में, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून नहीं है या बाकी पार्टीज़ नहीं है। सो ये आप कह लें कि एडिशन कुछ नहीं होना। अगर उनके लाड़काना में वोट है फजल रहमान के, नवाज शरीफ ने वो आप वैसे जरदारी साहब को दिया हुआ है। सो इनका वोट, दूसरा ये कि इनका वोट आपस में मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान का अगर कहीं इकट्ठा हो तो इकट्ठा पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मली इनका वोट इकट्ठा नहीं है। पीपल्स पार्टी का वोट नहीं फजल रहमान को पड़ता, ये ANP का वोट फजल रहमान को नहीं पड़ता, प्रोग्रेसिव पार्टीज का फजल रहमान को वोट नहीं पड़ता, फजल रहमान का इनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। सो इसमें हमें सच्ची बात है इलेक्शन में इनके इकट्ठे होने से फर्क बहुत थोड़ा पड़ेगा। और आज जो फेलियर हुई है, जी ये ऑन पेपर्स बातें, आपकी हाई होप्स है। मुझे लास्टली सिर्फ ये बता दीजिएगा, केपी को देखकर उस्मान बुज़दार साहब आज ये नारा लगा रहे हैं कि पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे, तो ये कहेगा कि क्या इस वक्त कोई रूम मार्जिन अवेलेबल है PTI के लिए, और जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, उसके लिए क्या तैयारी करेंगे, क्या कोई रिटर्न का रास्ता है? देखें, हुकूमत के पास आप कह लें कि बजट है, हुकूमत के पास नेटवर्क बहुत बड़ा है, पार्टी बहुत बड़ी है। वेकअप कॉल है हमारे लिए, ये वेकअप कॉल के बाद परफॉर्म करें तो बिल्कुल परफॉर्म। 1.5 साल है हमारे पास, 1.5 साल में बहुत कुछ परफॉर्म किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा हमारे साथ मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, DG NAB की तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। ये क्या मामला है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एहतसाब के कौमी इदारे NAB में तैनातियां इस वक्त सवालात की जद में। चेयरमैन NAB की तैनाती के हवाले से वजीर आजम की ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत हुई है और न ही NAB में दीगर अपॉइंटमेंट्स पर कानून की पैरवी की जाती है। आज साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने चेयरमैन NAB की तैनाती पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत चाहती है कि डेली वेजेस पर यही NAB के चेयरमैन रहें। इस हवाले से अब्बासी क्या कह रहे थे, सबसे पहले वो आपके सामने रखता है। वेजेस पर चेयरमैन NAB काम कर रहे हैं और अब बात मिनटों पर आ गई है। अगर कोई शर्म और हया होती, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, 3 महीने हो गए हैं, मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई, घर चले जाते। वक्त आएगा तो हम दरख्वास्त गुजार बनेंगे, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक जानिब चेयरमैन NAB की अपॉइंटमेंट पर सवालात उठ रहे हैं तो दूसरी जानिब DG NAB इस्लामाबाद की तकर्री लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। NAB की तकर्री में सर्विसेज रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है। DG की तैनाती के लिए इश्तिहार जारी नहीं किया गया, तकर्री के लिए कोई सिलेक्शन बोर्ड नहीं बनाया गया, न ही बोर्ड के सामने 4 नाम पेश किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने खिलाफ कानून चेयरमैन NAB की तजवीज़ की मंजूरी दी है। इस हवाले से DG NAB की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो मंजूरी दी गई है जमील अहमद साहब को, वो खिलाफ ज़ाब्ता है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए फरीकैन को, लेकिन जो पटिशनर है सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ख्वाजा मोहसिन अब्बास साहब, उनका क्या मौक़िफ़ है ये जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा मोहसिन अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये पटिशन जो DG NAB के अगेंस्ट है जमील अहमद साहब के, वो आपने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। ये कहिएगा कि किस तरह सर्विसेज रूल से ये अपॉइंटमेंट मुतसादिम है? रेहान भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट इशू पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा। देखें, सबसे पहली बात यह कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है DG NAB। चेयरमैन NAB के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है वो DG NAB की है, चाहे वो किसी भी प्रोविंस या किसी भी शहर में हो। पहली बात यह है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, जो 2017 की जजमेंट है, उसके बाद कैटेगोरिकली कहा गया है कि इसको आपने अखबार में इसका प्रॉपर ऐड देना है और सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट की जानी है। मगर ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जो 30 नवंबर को विदाउट एनी प्रोसीजर जो है उनको पिक एंड चूज के तौर पे इनको सिलेक्ट कर लिया गया है और 3 नाम भेजे गए हैं। उन 3 नामों में भी जो एक नाम है जिसके बारे में ये जो है जिन साहब को मैंने चैलेंज किया है, जमील अहमद अपॉइंटमेंट जमील अहमद साहब की, इनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया है और पूरे प्रोसीजर जो है NAB कानून को और जो जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इन सब को बाईपास करके अपनी चॉइस के एक शख्स को ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे सेलेक्ट किया गया है जिनका काम मुल्क में इक़्तिसाद को चेक करना है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, इसमें किसी भी शख्स की मंशा के मुताबिक आप इसमें अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका यह है कि इस हवाले से इस पोस्ट को मुश्तहर नहीं किया गया, एडवर्टाइज नहीं किया गया,
फिर आपने ये कहा कि ये परमानेंट पोस्ट है, इस पर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर जिन नामों की फहरिस्त जानी चाहिए थी चेयरमैन नैब के पास, वो फहरिस्त उस तरह से प्रोसीजरली नहीं गई और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से इसकी अप्रूवल ली गई है। आप ये कह रहे हैं कि प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, तो ये कहेगा कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद क्या इन प्रोसीजर्स के अंदर भी कोई अमेंडमेंट हुई है जिसके बाद ये अपॉइंटमेंट करना पड़ी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना, हर इदारे को उसको फॉलो करना है। ये मेरी या आपकी चॉइस नहीं हो सकती, ख्वाहिश तो हो सकती है मगर चॉइस नहीं हो सकती। सबसे पहली बात यह है कि आपने पोर्टफोलियो देखना है कि किस इदारे की बात कर रही है। ये हमारे मुल्क का एक ऐसा इदारा है जिसमें अपॉइंटमेंट मेरिट्स पे की जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस अपॉइंटमेंट के बाद आपके मुल्क में जितने भी करप्ट लोग हैं, मैं गो के आप देखिए ना, आपने किसी भी करप्ट शख्स को नहीं छोड़ना। मेरा इसकी अपॉइंटमेंट चैलेंज करने का मकसद कतई ये नहीं है कि मैं किसी करप्ट शख्स की हमायत में इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर रहा हूँ। 3 चीज़ें हैं जो लॉ ने प्रोवाइड की हैं। सबसे पहली बात यह है कि एपेक्स कोर्ट कहती हैं कि आपने किसी भी ऐसी अपॉइंटमेंट के लिए तमाम जो मुल्क के मेन अखबार हैं उसमें उसकी एडवर्टाइज करना है। उसके बाद आपने लोगों से उस एडवर्टाइजमेंट के बाद जो एलिजिबल हैं उनसे उसकी एप्लीकेशन वो आपको देंगे। उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड जो है फिर उनको इंटरव्यूज के बाद इलेक्ट करेगा। आप इस इतने इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के ऊपर आप किसी ऐसे शख्स को कॉन्ट्रैक्ट पे लगा देते हैं जिसके लिए परमानेंट पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, उसमें आप पिक एंड चूज करते हैं। जब आप पिक एंड चूज करते हैं, ख्वाजा मोहसिन अब्बास साहब, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद क्या ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ नैब एम्प्लॉइज के अंदर कोई तब्दीली आई है? ये प्रोविजन मौजूद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास कि वो इस पर दस्तखत करते हैं जैसा कि इस सूरत में किया गया है? ये अपॉइंटमेंट उनके दस्तखत के साथ हुई है, तो क्या ये प्रोविजन इस अमेंडमेंट के बाद मौजूद थी जिसको एक्सरसाइज किया गया? देखिए, कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी ऐसी प्रोविजन जो कानून की मंशा के खिलाफ होगी वो प्रोविजन अल्टीमेटली सेटिस्फाइड हो जानी है। इसीलिए हम लाहौर हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में को वारंटों में गए हैं कि उस शख्स को सीट के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको सीट पे अपॉइंटमेंट जो उसकी है वो इलीगल है। इस जो आर्गूमेंट है उसको अप्रिशिएट करते हुए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर नोटिस किए हैं। लास्टली मुझे बताएगा कि इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने तो फरीकैन को तलब कर लिया है, लेकिन आपकी इस पिटीशन का जो दायरा कार है वो डीजी नैब जमील अहमद साहब तक ही है या इसका दायरा कार के अंदर फिर चेयरमैन नैब भी आते हैं? ऑब्वियसली उनको भी जिस तरह से एक्सटेंशन दी गई है उसके भी खिलाफ ज़ाब्ता होने से मुतालिक बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो ये बताएगा कि ये आपकी पिटीशन का दायरा कार डीजी नैब जमील अहमद साहब तक ही है या इस पे चेयरमैन नैब और दीगर फरीकैन? मेरी पिटीशन का दायरा कार, क्योंकि मैं स्पेसिफिक एक क्वेश्चन ऑनरेबल कोर्ट के पास लेके गया हूँ, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी नैब। उसके बाद इंशाल्लाह जितनी भी गलत अपॉइंटमेंट्स होगी उनको एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए सेक्रेटरी लॉ हाई कोर्ट बार, मैं अपने पोर्टफोलियो को यूज नहीं कर रहा, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ इस पिटीशन में आया हूँ। मैंने अपनी पिटीशन में कहीं नहीं लिखा कि मैं एज ए सेक्रेटरी इस पिटीशन को चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट इस पिटीशन को चैलेंज किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहसिन अब्बास, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार, और इस केस पे पिटिशनर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे कि आटे, चीनी और दवाई के बाद खाद कौन खा गया है। बड़ा अहम मामला है, एक और बहरान सर उठा रहा है। ये बहरान क्या है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ज़राअत में तरक्की का दावा किया, लेकिन मुल्क में इस वक्त एक बड़ा बहरान सर उठा रहा है। इस बहरान का ताल्लुक भी एक आम आदमी से है। हुकूमत की जानिब से गंदम की पैदावार का हदफ 29 मिलियन टन रखा गया है, मगर हुकूमत की नाअहली, फैसलों में ताखीर और मिसमैनेजमेंट के बायस पैदावारी हदफ का हुसूल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन चुका है। बल्कि खदशा है कि इस बार मुल्क की तारीख की सबसे कम गंदम पैदा होगी। ज़राए के मुताबिक मुल्क में खाद बहरान जानबूझकर पैदा किया गया है। इस वक्त यूरिया किसानों को मिलने, अगर यूरिया खाद नहीं मिलेगी तो उनके लिए गंदम की फसल जो है तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कार्टिलाइजेशन के जरिए मार्केट से खाद गायब करके माल बनाया जा रहा है। तमाम अजला में ज़िले इंतजामिया इस बहरान और कार्टिलाइजेशन का तोड़ करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर में हुकूमत की जानिब से दावा किया गया कि हमारे पास यूरिया का इजाफी स्टॉक मौजूद है,
इसी दौरान यूरिया की बड़ी मिकदार अफगानिस्तान बरामद की गई है, जबकि सरमायादारों और डीलर्स ने गंदम का एक बड़ा स्टॉक जखीरा किया। गंदम की काश्त के दौरान मार्केट से खाद गायब हो गई तो हुकूमत ने यूरिया बरामद करने की इजाजत दे दी। इसी दौरान मुल्क के किसानों ने 1800 की बजाय 8 से 9,000 रुपए फी बोरी खाद खरीदी। लेकिन इस वक्त गंदम को पहला पानी लगाने का वक्त आ गया है, मगर खाद का पहला दरामदी जहाज 5 जनवरी तक कराची पोर्ट पर रंगारंदाज होगा। उस वक्त तक गंदम को पानी लगाने का 90% काम मुकम्मल हो चुका होगा। मुल्क में हुकूमती अहदाफ के मुताबिक गंदम काश्त चुकी है। इसी तरह गंदम की बेहतर पैदावार के लिए इंतहाई जरूरी खाद फॉस्फोरस का सरकारी रेट भी 8,300 रुपए हो चुका है, लेकिन इस रेट पर भी किसानों को खाद दस्तयाब नहीं है। इस वक्त किसान किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, जरा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरी 5 एकड़ ज़मीन है जिंदे गंदम काश्त की हुई है, लेकिन मैनू खाद नहीं मिल रही। मैं 2-3 दिन तो इत्थे आ रहा। शाम तक खड़े हो गए वापस चले जाओ जी, नंबर नहीं आया। अगर चे खुदा ना खास्ता नंबर आ भी गया, 2 बोरियां मिलनियां। मैं हुण 15 एकड़ रकबा काश्त करना, मैनू दसो कि 2 बोरियां नाल मेरा की बनेगा। साडी गंदम ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਨੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ तक खज्जल हो गए, शाम अपने घर चले जाओ। ये किसानों की मुश्किलात हैं, मगर सवाल ये है कि यूरिया खाद की कमियाबी से ज़राअत पर असर क्या पड़ेगा। खाद का नायाब होना मईशत के लिए कितना नुकसानदेह होगा। हुकूमत कार्टिलाइजेशन का तोड़ करने में नाकाम क्यों है। खाद बहरान से गंदम की फसल कितनी कम होगी। इन्हीं सवालात के बीच हुकूमत का अब कि सब अच्छा है, सब बहरान हल कर लिए जाएंगे, किसान को फायदा देने के लिए खाद की कमी को कम होगी। इस हवाले से फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हुई है। इसके बावजूद यहाँ पे शिकायत आ रही थी कि कई जगहों पे यूरिया अवेलेबल नहीं है। इस वक्त बाहर जो बैरून मुल्क इस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइस है वो 10,000 रुपया बैग है, हमारे यहाँ 1700-1800 रुपया बैग है। कल फर्टिलाइजर कमेटी की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उसको रखा जाए और उसमें जो भी मुश्किलात हैं खाद से मुतल्लिक उनको दूर किया जाए। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले अर्ज किया, किसान को 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हुई है और एग्रीकल्चर सेक्टर विल रिमेन इंशाअल्लाह आवर प्रायोरिटी सेक्टर। वफाकी वज़ीर इत्तलात के स्टेटमेंट के मुताबिक हुकूमत अब भी स्टेट ऑफ डिनाइल में दिखाई दे रही है। वो मानने को तैयार नहीं है कि इस वक्त बहरान है, मगर जिस वक्त बहरान सर पर खड़ा होगा तो उस वक्त फायर फाइटिंग करने की कोशिश की जाएगी। गुज़श्ता साल मुल्क में गंदम की बेहतरीन पैदावार हुई थी, मगर इसके बावजूद मुल्क में गंदम और आटे के बहरान की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा और इस वक्त तक लोगों ने आटे के लिए जलील हो रहे हैं। ऐसे में अगर खाद का बहरान इसी तरह बरकरार रहा तो इस बात का अंदेशा है कि गंदम की पैदावार मुतासिर हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो हमें गंदम और आटे के बहरान के लिए तैयार रहना पड़ेगा और खदशा है कि खाद बहरान के नतीजे में गंदम की पैदावार 35 से 40% कम हो जाएगी। किसान इस वक्त शदीद माली बहरान और जहनी खौफ में मुब्तला है और ये उस दौरे हुकूमत में हो रहा है जो किसान कार्ड के जरिए किसानों को फवायद देने के दावे करते रहे। किसान की अब आप मदद करने जा रहे हैं, किसान कार्ड से ट्रांसफॉर्म करेगा पाकिस्तान को, तब्दील करेगा। जो किसान है वो असल में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जितना जितना हम अपने किसान को मजबूत करते रहेंगे, हम अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड का इजरा किया गया, दावा किया गया कि इससे किसान को खाद पर फी बोरी 1,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, मगर सब्सिडी तो दूर की बात है, खाद ही दस्तयाब नहीं हो रही। खाद नहीं मिलेगी, गंदम की फसल को खदशात लाहक होंगे। अगर फसल जो है वो पहले से 25-30% कम होगी तो गंदम का बहरान सर उठाएगा। जब गंदम का बहरान सर उठाएगा तो गंदम इंपोर्ट की जाएगी। जब गंदम इंपोर्ट होगी तो इंपोर्ट बिल में इजाफा होगा और इंपोर्ट बिल में इजाफे का मतलब है ट्रेड डेफिसिट। डॉलर फिर महंगा होगा, रुपया बेकदर होगा और सिर्फ गंदम बहरान नहीं होगा बल्कि बहुत सारे बहरान एकदम सर उठा लेंगे। इसलिए हुकूमत के पास अब भी वक्त है होश के नाखून ले। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आज लाहौर हाई कोर्ट में सानेह साहिवाल में मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत हुई, जिसमें केस के मुद्दई जलील और मुल्जिमान पेश हुए। हाई कोर्ट ने मुद्दई जलील को ट्रायल कोर्ट में झूठी गवाही देने जबकि दीगर गवाहन को भी हकायक छुपाने पर नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान क्यों नहीं आए। पुलिस एहलकार का कहना था कि असालतन तामील कराई है, जिस पर अदालत ने कहा कि पहले आपने मुल्क में मामला सर पर उठाया हुआ था, बाद में पहचानने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट में आपने मुल्जिमान को पहचानने से इनकार किया। जस्टिस अब्दुल अजीज ने इस्तफसार किया कि झूठी शहादत देने पर
क्यों ना तुम्हें नोटिस दे, जिस पर मुद्दई का कहना था कि मैं वकील करना चाहता हूं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वकील बाद में कर लेना, पहले यह बताओ कि अदालत ने यह कैसे कहा कि हम केस के मुतालिक कुछ नहीं जानते। झूठी शहादत आप दें और गंदगियां अदालत पर डालें। जस्टिस अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए कि मरने वाला तुम्हारा भाई था, दूसरा रुख बाद में आता है, पहले मुल्क को पूरी दुनिया में बदनाम कर देते हैं। बरामदगी के गवाहान ने भी ये कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं है। जस्टिस अब्दुल अजीज का कहना था कि गवाह टीवी पर जो कहानियां सुनाते थे, कर रोते थे, बाद में सब गवाह कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते थे। गवाहान के मुनहरिफ होने पर मुल्जिमान बरी हुए। 2 रुकनी बेंच ने केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।